मंदिर में लाइन लगी है और उस खींचातानी में एक बच्चे को गोद में ली हुई महिला दूसरी महिला के झोले से उसका पर्स निकालने की कोशिश करती है। एक दूर में खड़ा आदमी उसको देखता है और चिल्लाता है कि चोर चोर। अचानक से भीड़ जमा होने लगती है और धक्का मुक्की चालू हो जाती है। वो महिला बार बार कहती है कि एक बच्चे वाली औरत क्यों चोरी करेगी, और फिर इस धक्का मुक्की में गोद में लिया हुआ बच्चा अचानक से गिर जाता है, जिससे उसको चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। इससे जो पूरा माहौल बना था वो गुस्से वाला वो पछतावे में बदल जाता है और लोग उस महिला को जाने देते हैं। पर कुछ दूर जाने के बाद ही चोट के कारण वो बच्चा चुप नहीं हो रहा था, तो एक खाली जगह देखकर उसने उसका मुंह दबाया और उस छोटे से रोते हुए बच्चे का सिर लोहे की छड़ पर पटक दिया और तब तक पटकती रही जब तक कि उसकी आवाज बंद नहीं हो गई। ये कहानी उन 3 औरतों की है जिन्होंने 6 साल के अंदर 42 बच्चों की जान ली और इस अपराध की वजह से बनी वो पहली महिलाएं जिनको कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को, क्योंकि हम ऐसी ही कहानियां लेके आते रहते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर क्राइम किस्सा। ये कहानी शुरू होती है अंजनाबाई नाम की एक औरत से, जो कि नासिक में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब घर में पैदा हुई थी और पेट पालने के लिए बहुत छोटी ही उम्र से अंजना को चोरी करनी पड़ी। कुछ टाइम के बाद 1972 में अंजनाबाई को एक लोकल बस ड्राइवर से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ पुणे आ जाती है। इसी बस ड्राइवर से शादी करने के बाद अंजनाबाई को अपनी पहली बेटी होती है, जिसका नाम रेणुका सिंधे होता है। ऐसा लग रहा है ना कि आखिरकार जिंदगी में थोड़ी बहुत खुशी आ गई है, लेकिन रेणुका के पैदा होने के बाद अंजना के पहले पति, जो कि बस ड्राइवर था, उसने माँ और बेटी दोनों को छोड़ दिया और किसी दूसरे शहर में भाग गया और वहां जाकर दोबारा से शादी कर ली। इस समय अंजनाबाई और उनकी बेटी रेणुका पुणे में अकेले रह रही थी और उसने अपने सर्वाइवल के लिए फिर से चोरी करना शुरू कर दिया। पर कुछ ही दिनों के बाद इसी दौरान अंजनाबाई की मुलाकात मोहन गवेट से होती है, जो कि एक रिटायर सैनिक था। मोहन के साथ अंजनाबाई की दूसरी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम रखा गया सीमा। ये थोड़ी खुशी की बात थी और सुनकर ऐसा लग रहा था कि उसकी फैमिली अब फाइनली बन चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब अंजना का नाम शहर में बहुत खराब था और पुणे की पुलिस माँ बेटी मतलब कि अंजना और रेणुका को ढूंढ रही थी। बार बार पुलिस के घर आने के कारण मतलब पूछताछ होने के कारण मोहन भी तंग आ गया और उसने भी कुछ समय के बाद अंजनाबाई को छोड़ दिया, बिल्कुल जैसा कि उसके पहले पति ने किया था। वो भी किसी और के साथ शादी करने चला गया। कहानी का इतना पार्ट सुनकर कहीं ना कहीं आपको भी अंजनाबाई से हमदर्दी होने लगी होगी, पर थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि कहानी तो अभी शुरू हुई है। क्योंकि अब जो होने वाला था वो आपकी आत्मा को झंझोर कर रख देगा। पर सब कुछ अचानक नहीं होता है। स्टार्टिंग में ये तीनों जो है वो छोटी मोटी चोरी करती है, जेब काटना, लोकल ट्रांसपोर्ट में पर्स चुराना। पर जब रेणुका बड़ी हुई तो उसने किरण सिंधे नाम के एक टेलर से शादी कर ली, जो कि पुणे में ही रहता था, और शादी के बाद उसका एक बेटा हुआ सुधीर। लेकिन इसके बावजूद तीनों माँ बेटी चोरी के रास्ते पर ही लगे रहे। तो एक घटना होती है 1990 में। एक दिन रेणुका अपने बच्चे के साथ पुणे के चतुर श्रृंगार मंदिर जाती है। वहाँ बहुत लंबी लाइन लगी थी और दर्शन करने के बाद कुछ श्रद्धालुओं को लगा कि उनके पर्स और वॉलेट जो है वो गायब हो रहे हैं। उन्होंने रेणुका को मंदिर से तेजी से बाहर निकलते देखा तो उसको पकड़ लिया। लोगों ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, लेकिन अपने बचाव में रेणुका ने अपने बच्चे को आगे कर दिया और कहा कि तुम्हारे चिल्लाने से मेरा बच्चा रोने लगा है और मैं अपने बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने चोरी नहीं की। पर हैरानी की बात यह थी कि लोगों ने उसकी बात मान भी ली और सोचने लगे कि इतने छोटे बच्चे की माँ चोरी नहीं कर सकती, और लोगों ने उसको माफ कर दिया और उसको जाने दिया, जबकि सच में चोरी उसी ने की थी। इसी घटना से उसे समझ आया कि अगर पास में छोटा बच्चा हो तो लोग बड़ी से बड़ी गलती को भी नज़रअंदाज कर देते। रेणुका अपनी माँ के पास जाती है, इसके बारे में पूरी स्टोरी बताती है। इसके बाद तीनों माँ बेटी को समझ आता है कि अगर बच्चा साथ में हो तो किसी भी मुश्किल हालात से निकला जा सकता है। इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया जाता है। 1990 से 96 के बीच 6 सालों में करीब 40 बच्चे गायब हुए या फिर मारे गए। ये बच्चे ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले इलाकों से चुराए जाते थे, जैसे कि पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक। इन बच्चों की उम्र 4 महीने से 5 साल तक थी और ये तीनों ऐसा ट्राई करते थे कि बस ये गरीब लोगों के बच्चों को उठाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली
पहले बात तो यह है कि गरीब लोगों की कोई सुनता ही नहीं है, और सेकेंड कि गरीब लोग ज़्यादातर पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाते, और ऐसा हुआ भी। कई मामलों में गरीब परिवारों ने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की, जिससे इन तीनों के लिए अपराध करना और आसान हो गया। कहा जाता है कि किरण शिंदे, जो कि रेणुका का पति था, वो भी इन किडनैपिंग में उनकी मदद करता था। बच्चे उठाने का काम अंजना और सीमा करती थी और फिर उन्हें रेणुका और किरण के पास ले जाकर दे देती थी। उनका पहला शिकार कोल्हापुर में एक भिखारी का बेटा हुआ था, जिसे उन्होंने जुलाई 1990 में अगवा किया। वो बच्चा बहुत छोटा था, इसलिए रेणुका उसे आसानी से अपने साथ लेकर चली गई। बाद में इसी बच्चे को लेकर महालक्ष्मी मंदिर में चोरी के दौरान सीमा पकड़ी गई थी, और अंजना बाई ने संतोष नाम के उस बच्चे को सीढ़ी से धक्का दे दिया था ताकि लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। ये वही घटना है जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। दोनों बहनों ने बड़ा पाव खाते हुए अपनी माँ का ये अपराध देखा था कि वो कैसे उस बच्चे का सिर उस रॉड पे पटक रही थी। अंजना बाई ने उस बच्चे की बॉडी को कुछ पुराने रिक्शा जो रखे होते हैं उसके पास फेंक दिया और खुद नल पर अपने कपड़े धोकर चली गई। जितने भी बच्चे ये तीनों उठाते थे, हर बार ये बस अपने फायदे के लिए, अपने आप को किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए उन बच्चों का यूज करते थे, और फिर ये उन बच्चों को तब मार देते थे जब बच्चा रोने लगता। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये आया, क्योंकि जो 13 बच्चों की बॉडी मिली है उसमें यह था कि या तो बच्चों को बार बार मारा गया था या फिर सीधे और किसी ऊंची जगह से उन्हें फेंक दिया गया था। और अगर आपको लगता है कि जो संतोष के साथ हुआ वो बहुत हॉरर था, तो आगे सुनो। एक केस मैं आपको बताता हूँ। जब एक बच्चा बार बार रो रहा था तो इस 2 साल के बच्चे को उल्टा लटका दिया गया और उसका सर बार बार दीवार पर पटका गया। आप सोचिए कि 2 साल के बच्चे के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पर यह दरिंदगी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने एक और बच्चे को इसी रीजन की वजह से फिर से मारा। उन लोगों ने पहले वॉश बेसिन जो होता है जिसमें हम हाथ धुलते हैं उसको बंद किया और उसमें पानी भरा, उस बच्चे का मुंह उसमें डुबो दिया, फिर उसकी बॉडी बैग में डालकर उसे फेंकने के लिए निकल पड़े। पर तभी उनको याद आया कि उनको फिल्म देखना चाहिए। उनको मन किया कि हम फिल्म देखते हैं, और वो लोग बच्चे की बॉडी लेकर सिनेमा थिएटर के अंदर चले गए और उसको अपने सीट के नीचे रख लिया और आराम से पूरा का पूरा फिल्म देखा। फिर जब फिल्म खत्म हुई तो उनको याद आया कि बॉडी अभी भी उनके पास है, तो उन लोगों ने सिनेमा हॉल के महिला शौचालय में उस बैग को फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने सितंबर 1996 में एक और बच्चे की हत्या कर दी और सबको बोरी में डालकर ठिकाने लगा दिया। इस तरह लगभग 41 बच्चों की हत्या की। और अब जो उनको लगने लगा था कि ये तो बहुत आसान काम है, पुलिस तो हमें पकड़ ही नहीं सकती, तो अंजना बाई अपने दूसरे पति से बदला लेने की सोचती, जो कि मोहन गवेट था। और अब तक मोहन गवेट ने अंजना को छोड़कर प्रतिभा नाम की महिला से शादी कर ली थी। मोहन और प्रतिभा के 2 बच्चे थे, जिसमें बड़ी वाली जो बेटी थी उसका नाम था क्रांति, वो 9 साल की थी, जिसको 1996 में अंजना बाई, रेणुका और सीमा ने क्रांति को अगवा कर लिया और रास्ते में एक खेत के पास गाड़ी रोककर उन्होंने क्रांति की हत्या कर दी और उसकी बॉडी को वहीं पर छोड़ दिया, जैसे कि उनको डर ही नहीं था। पर इस बार प्रतिभा जो थी उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जांच शुरू हो गई और जैसे ही इन तीनों को यह पता चला कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, तो वो 3 महीने तक चुपचाप बैठे रहे। पर अंजना बदले की आग में जल रही थी। ये जो गुस्सा है ना, ये हमेशा आपसे गलती करवाता है, और यहाँ भी यही हुआ। पुलिस उनको ढूंढ रही थी, फिर भी 19 नवंबर 1996 को जब वो फिर से मोहन के घर उसकी छोटी बेटी, जो दूसरी बेटी थी, उसको किडनैप करने के लिए पहुंचते, पर पुलिस वहीं मौजूद थी और उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। तब जांच में पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ। पता चला कि उन लोगों ने 42 बच्चों की हत्या की थी। पूरा देश इस खबर से डर और गुस्से में एक साथ भर गया। पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ ये कहानी खत्म हो गई होगी, पर नहीं, यहाँ एक अलग कहानी शुरू होती है। इसके बाद चारों को गिरफ्तार किया गया। किरण शिंदे जो है रेणुका का पति, उसको भी अरेस्ट किया गया, पर किरण शिंदे सरकारी गवाह बन गया। इसके बाद उसको बरी कर दिया गया। उसने बताया कि उसको इसकी जानकारी तब मिली जब एक दिन रेणुका बैठकर नंबर काउंट कर रही थी कि कितने बच्चों को मारा गया है। इस मामले की मुख्य आरोपी उनकी मां अंजना बाई गवीत 1998 में मर जाती है। इसके बाद 28 जून 2001 को कोल्हापुर की एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों बहनों को 13 नाबालिग बच्चों के अपहरण और उनमें से कम 6, जिसमें 4 लड़कियां थी और 2 लड़के थे, उसकी हत्या का दोषी ठहराती है और उन्हें मौत की सजा सुनाती है।
पर 5 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा, लेकिन उन्हें 5 बच्चों का ही हत्या का दोषी पाया। अब उसके बाद 31 अगस्त 2006 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को फिर से बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीमा और रेणुका ने 10 अक्टूबर 2008 और 17 अक्टूबर 2009 को दया याचिका दायर की। 2014 में राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिका खारिज किए जाने के बाद उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपने मृत्यु दंड वाली जो सजा थी उसको कम करने की अपील की। उनकी याचिका में कहा गया कि 28 अगस्त 2013 को महाराष्ट्र के राज्यपाल ने उनकी दया याचिका खारिज कर दी थी। उसके बाद फाइल केंद्र सरकार को भेज दी गई, पर इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग गया। इसीलिए उन्होंने तर्क दिया कि वो इस दौरान मौत के निरंतर भय के साये में जी रही थी, जिसके कारण उन्हें मानसिक यातना और भावनात्मक और शारीरिक पीड़ा सहनी पड़ी। और इस बात को ही आधार मानकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी मृत्यु दंड की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया और वो शेष जीवन पुणे की यरवदा जेल में रहेंगे। मतलब जब तक वो मर नहीं जाते हैं तब तक वो उसी कोर्ट में रहेंगे। पर यहाँ सवाल आता है कि आखिर आप किस आधार पर ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को सजा दे रहे हैं? उन्हें फांसी आपने अभी तक क्यों नहीं दी और किस आधार पर आपने उनके मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया? क्या ये न्याय था? और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि न्याय में देरी न्याय ना मिलने के बराबर होती है, और ये वही बात है। 1996 में उन्हें अरेस्ट किया गया, पर आज तक उन्हें फांसी नहीं दी गई। ये फैसला तो 2022 या 21 में आया था, लेकिन तब तक उन्हें फांसी नहीं दी गई। उन परिवार पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी और कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को। तब तक के लिए नमस्कार।